हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम अब तक पढ़ रहे थे प्राथमिक क्रियाएं। हमने चैप्टर में पढ़ा प्राथमिक क्रियाएं और आज हम चैप्टर 5 पार्ट नंबर 5 इसकी प्राथमिक क्रियाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राचीन से कि मानव की सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी रही है। प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी रही है। आप पाठ की मूल थीम को समझ चुके हैं। मैंने बता दिया था कि प्राथमिक क्रिया वो होती है या कोई भी क्रिया है वो आर्थिक रूप से तब बनती है जब जिससे उसको अर्थ अर्जन होता हो या पैसा मिलता हो या वो संसाधनों को भोग करता हो। तो प्राथमिक क्रियाएं वो होगी जिसके अंदर व्यक्ति प्रकृति के पास रहकर प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर अपने संसाधनों का उपयोग करता है और अपने एक व्यवसाय करता है, जीवन का निर्वाह करता है, उसे हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। तो पहली जो प्राचीन, हम शुरुआत करते हैं प्राचीन से। तो प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी रही है। देखिए, प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो वो है आपके आखेट एवं भोजन संग्रहण। आखेट एवं भोजन संग्रहण, ठीक है। देखो, हम शुरुआत करते हैं जब मनुष्य प्रकृति के पास रह रहा था, जंगलों में रह रहा था, तो अपने वस्त्र के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर था, पशुओं पर निर्भर था। तब उसने क्या किया, प्रकृति में जब देखा, मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जब उसने देखा कि एक बड़ा जानवर छोटे जानवर का शिकार कर रहा है तो उसने और अपने पेट की पूर्ति कर रहा है, उदर पूर्ति कर रहा है, तो क्यों नहीं उसने सोचा कि मैं भी किसी जानवर का, कमजोर जानवर का शिकार कर सकता हूं। तो यहां पर जिस व्यवस्था का जन्म होता है आखेट, इसमें सबसे पहले जिसका जन्म होता है वो है आखेट। आप इसको यूं लेकर चलिए। अब वो जंगल में रह रहा है, आखेट कर रहा है, यानी पशुओं का उसने पशुओं का शिकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन साथ में देखता है कि प्रकृति के पास में, यानी पेड़ पौधों के पास में कुछ जड़ी बूटियां हैं, पत्ते हैं, पेड़ों की छाल है, उससे वो अपने वस्त्र भी बना सकता है, अपने मकान भी बना सकता है, यानी इनको इकट्ठा कर सकता है। या किसी जानवर का शिकार किया, उस जानवर को कल भी उपभोग मिल सकता है। ठंडे प्रदेशों में ऐसा हुआ तो उसने यहाँ पर भोजन संग्रहण करना शुरू कर दिया। भोजन संग्रहण, तो आप समझ सकते हैं कि आखेट व भोजन संग्रहण मनुष्य की सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं रही है। आपको ये मानना है इसके अंदर। अब आप इसमें देखेंगे कि ये पहली बात अगर हम शुरू करें तो कुछ इसके मेन पॉइंट बताएं तो ये एक आदिमकालीन जीवन निर्वाह क्रिया है। आदिमकालीन जीवन निर्वाह क्रिया है, यानी जीवन निर्वाह करने का सबसे प्राचीनतम तरीका है। फिर यहां पर क्या हुआ, जो पशुओं का जो आखेट होता है, अगर हम आखेट की बात करते हैं तो आखेट किसने किया, मैं दोनों को अलग करके करना चाह रहा हूं। आखेट को किसने किया, आदिमकालीन समाज ने किया। आदिमकालीन समाज ने किया। वैसे ही भोजन संग्रहण भी क्या करता है, भोजन संग्रहण भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आदिमकालीन समाज के द्वारा ही किया जाता है। आदिमकालीन समाज यानी जो आदिवासी, यानी जो जहां से सभ्यता का शुरू हुआ, सभ्यता शुरू हुई, मानव सभ्यता की शुरू हुई, वहां से ही इन दोनों क्रियाओं को किया जाता है। साथ में ये क्रियाएं कहां की जा रही है, ये दोनों ही क्रियाएं अतिशीत प्लस जो गर्म क्षेत्र हैं, बहुत गर्म क्षेत्र हैं, उनमें की जा रही है। कौन कौन से क्षेत्रों में की जा रही है वो हम आगे बात करेंगे। अतिशीत व गर्म क्षेत्रों में दोनों ही क्रियाएं की जा रही है, क्योंकि वहीं पर ही वो प्रकृति के पास रहेगा, अन्य लोगों का वहां पर हस्तक्षेप नहीं होगा, वो आराम से अपनी आर्थिक व्यवसाय को करता रहेगा। इसके साथ में अगर आदिमकालीन समाज की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर शिकार के साथ में इन्होंने मछलियों का मत्स्य पालन भी किया है, यानी मछलियों का शिकार जो करते हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं मत्स्य पालन भी किया है तटवर्ती क्षेत्रों में। लेकिन अब पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब वर्तमान काल में जो आखेट क्रिया है उस पर प्रतिबंध लग गया है। क्या लग गया है, प्रतिबंध लग गया है। अब कोई व्यक्ति किसी भी देश के अंदर खुले के अंदर शिकार नहीं कर सकता है, सरकार के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया है। क्योंकि उसके कारण क्या है कि जो वन्य जो जातियां हैं आपकी, जो प्रजाति है पशुओं की, वो क्या हो गई है, विलुप्त के कगार पर आ गई है, विलुप्ति के कगार पर आ गई है, इसलिए इस पर रोक लग गई है। अब हम बात करें भोजन संग्रहण की। ये पढ़ा हमने आदिमकालीन समाज के द्वारा क्या आता है, अतिशीत गर्म क्षेत्रों में क्या आता है। साथ में ही यहाँ पर इसमें होता क्या है भोजन संग्रहण में,
जंगलों के पास रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, छाल हैं, जिनसे छाल से कुनेन बनाना है, जैसे मान लीजिए आप दवाइयाँ बनाना है या फिर शहद इकट्ठा करना है, इस तरीके से क्रियाएं करते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये आदिमकालीन समाज की तरह की जाती है। इसमें कम पूंजी लगती है। ये व्यवसाय एक ऐसा है कम पूंजी है और निम्न स्तरीय तकनीक है। निम्न स्तरीय तकनीक है, कोई ऐसी बड़ी तकनीक की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो कम पूंजी लगती है और निम्न स्तरीय तकनीक लगती है। दूसरा हम इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भोजन संग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हर चीज़ की आवश्यकता है, तो इनको भोजन के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपने आवास के लिए भोजन संग्रहण की आवश्यकता पड़ी। भोजन संग्रहण की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति होता है उत्पादन वो भी बहुत कम होता है। एक व्यक्ति का जो उत्पादन होता है वो भी बहुत कम होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम होता है। आप समझ रहे हो, दोनों को साथ ले सकते हैं। यहाँ पर भी कम पूंजी की आवश्यकता है, निम्न स्तरीय ज्ञान है, हाँ, प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होता है, लेकिन ये इसके साथ साथ चल रही है, दोनों पैरेलल चल रही है। आखेट और भोजन संग्रहण दोनों पैरेलल चल रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन संग्रहण या मैं इसकी बात करूँ, मैं आखेट की बात करूँ, इनके क्षेत्रों की बात करते हैं। यहाँ पर इनके क्षेत्रों की बात करते हैं, ये किन क्षेत्रों में हो रहा है। तो पहली बात करें हम, ये जो काम हो रहा है वो उच्च अक्षांश क्षेत्रों में हो रहा है। पहला, इनके क्षेत्र दोनों के साथ में, चाहे भोजन संग्रहण ले लीजिए, आखेट ले लीजिए, वैसे मुख्यतः भोजन संग्रहण के लिए है। तो इनके क्षेत्र हैं उच्च अक्षांश क्षेत्र, उच्च अक्षांश क्षेत्र, जिसमें आएगा आपका कनाडा, कनाडा का जो ग्रीनलैंड है वो वाला पार्ट आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा। साथ में आप इसके कनाडा के साथ में आपके यूरेशिया आ जाएगा, साइबेरिया क्षेत्र है, इसमें आप उत्तरी कनाडा कर सकते हैं, उत्तरी यूरेशिया कर सकते हैं, जिसमें आपके साइबेरिया आ गया। दूसरा आप कह सकते हैं निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र, निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र, निम्न अक्षांश क्षेत्र। अब निम्न अक्षांश क्षेत्र में क्या आएगा आपका, जैसे जहां जंगल की बात करेंगे वहीं पर ये आदिम समाज रहेगा, जहां पर कठिन परिस्थितियां होगी। तो हम बात करेंगे अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में, आपके दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम आर्थिक क्रिया या आखेट भोजन संग्रह क्रियाओं का क्षेत्र बताएं, तो आप इन क्षेत्रों को आप बता सकते हैं। अब बात करें, मैंने बात की आपको, जैसे मैंने बताया कि आखेट जो था अब वर्तमान में शिकार प्रतिबंध के कारण जो उसको बंद कर दिया गया है, वैसे ही क्या हुआ है भोजन संग्रहण के साथ हुआ है। भोजन संग्रहण में क्या हुआ है, भोजन संग्रहण में आप समझ सकते हैं कि इसमें यहाँ पर अब क्या हुआ है कि पहले तो जो वस्तु का जो तरीका था तो वस्तु विनिमय भी था, इसके साथ में वस्तु विनिमय, यहाँ पर जो व्यापार का तरीका वस्तु विनिमय में था। आपने देखा होगा कि आपके आसपास में गांव से कई लोग आते हैं जो शहद देते हैं या अन्य संसाधन देते हैं और साथ में आपसे कुछ वस्तु ले जाते हैं। वो कपड़ा भी हो सकता है, अन्य वस्त्र भी हो सकते हैं, अनाज भी हो सकता है। लेकिन अब ये काम भी बंद हो गया है। और दूसरा, जो हमारी जो कृत्रिम वस्तुएं हैं या जो मशीनी वस्तुएं हैं, मशीनी वस्तुओं के सामने जो इनके उत्पाद हैं, जो उत्पाद आ रहे हैं, आपके शहद आ रहा है, ये आ रहा है, वो उसकी प्रतिस्पर्धा के कारण ये अब समाप्ति की ओर है। अब क्योंकि थोड़ा सस्ता मिलता है तो मशीनीकृत उत्पादों के कारण या कृत्रिम उत्पादों ने इसका स्थान ले लिया है। किसका स्थान ले लिया है, भोजन संग्रहण का स्थान ले लिया है। कृत्रिम उत्पादों ने आपके भोजन संग्रहण का स्थान ले लिया। तो आप कह सकते हैं कि भोजन संग्रहण जो व्यवसाय वो क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि कृत्रिम उत्पादों ने इसका स्थान ले लिया है, इसी कारण भोजन संग्रहण भी समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन क्षेत्रों को थोड़ा बताना चाहूंगा, आप समझिए जो भी आपने पढ़ा। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, देखिए उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र में आपके, मैंने बताया आपका उत्तरी कनाडा, तो कनाडा का जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट आ गया आपके ग्रीनलैंड आ गया, अलास्का वाला बात जो आपके अमेरिका का पार्ट है, और एक आपका ये वाला पार्ट है जिसमें साइबेरिया आ गया, उत्तरी यूरेशिया आ गया। यहाँ पर आपके भोजन संग्रहण होता है और आखेट भी होता है। भोजन संग्रहण, आखेट, आपने देखा होगा एक जनजाति पढ़ी होगी आपने, एस्किमो। वो एस्किमो जनजाति जिसको कच्चा मांस खाने वाला भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है वो इन क्षेत्रों में आपके आखेट भी करती है, भोजन संग्रहण भी करती है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां हैं, यहाँ पर अन्य लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
अगला है, आपको बताया मैंने, निम्न अक्षांश क्षेत्र में। तो भूमध्य रेखा के पास आएंगे, भूमध्य रेखा के पास में आएंगे तो यहाँ पर जो अमेजन की नदी है तो अमेजन के जंगल है। यहाँ से आप चलेंगे तो कांगो नदी है तो कांगो के जंगल है। साथ में यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई है, जिसमें इंडोनेशिया आ गया, आपका मलेशिया आ गया, फिलीपींस आ गया, और साथ में थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का भाग आ गया। यहाँ पर भी क्या होता है कि कई जनजाति, जैसे यहाँ पर पिग्मी है, आपके अमेजन में बोरो जनजाति, बोरो जनजाति है, इसके बारे में कहा गया बोरो जनजाति ये भोजन संग्रहण का काम करती है। कहाँ पर? अमेजन के जंगलों में। तो बोरो जनजाति है, आपके यहाँ पर पिग्मी जनजाति है, बुशमैन जनजाति है। ये जनजाति क्या करती है कि आपके भोजन संग्रहण का काम करती है। तो उच्च अक्षांश क्षेत्र ये आगे एग्जाम में मैप के द्वारा बता सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको इस तरीके से हाईलाइट करना पड़ेगा कि ये क्षेत्र क्या है, आपके भोजन संग्रहण के और उच्च और आखिर के क्षेत्र हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए व्यवसाय जो होता है या कोई भी काम होता है वो आवश्यकता के हिसाब से होता है। जैसे मैंने कहा भोजन संग्रहण कर रहा है, लेकिन जब जनजातियों ने विकास करना शुरू किया, मनुष्य ने विकास करना शुरू किया, तो उसने देखा कि इससे उसके पेट की पूर्ति नहीं हो रही है, वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। किससे? आखेट से और भोजन संग्रहण से। तो उसने एक काम करना शुरू किया साथ में ही, आप समझिए, मैं आपको साथ साथ लेकर चलूंगा कि उसने यूँ देखा कि क्यों नहीं पशुओं का तो शिकार कर रहा है, लेकिन पशुओं से और भी काम हो सकता है। पशुओं से उसने सोचा कि मुझे पता है इससे मुझे मांस भी मिल रहा है, लेकिन इसको मैं परिवहन के साधन में भी काम ले सकता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर भी काम ले सकता हूँ, इसकी जो वस्त्र के रूप में भी काम सकता हूँ। कई जगह पर इन्होंने क्या किया, इससे आवास भी बनाए, है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए काम ले सकता हूँ पशुओं के लिए, तो क्यों नहीं मैं एक अगला काम करूँ पशुओं का शिकार करने का। जो छोटे जानवर होते हैं, जैसे मान लीजिए गाय है, बैल है, आपके बकरी है, भेड़ है, तो इसने काम शुरू किया क्यों नहीं मैं पशुओं को पालूँ। तो इसका जो अगला जो व्यवसाय है, प्राथमिक क्रिया का जो अगला पार्ट है वो था पशुपालन। क्या नाम था? पशुपालन। अब पशुपालन क्या है, वो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से या तकनीक के हिसाब से इसको बांट सकते हैं। भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, तकनीक के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो पहला जो पार्ट है वो है चलवासी पशुचारण, और जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है आपके इसके हिसाब से समझिएगा, वो है वाणिज्य पशुधन पालन। आप नाम से समझ रहे होंगे, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। पहले यहां का उद्देश्य समझे। चलवासी पशुचारण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह है, यानी ये प्राचीन जीवन निर्वाह, जैसे आखेट और भोजन संग्रहण किया आपने, उसी का ही रूप है। ये व्यवसाय, ये वाला भाग बाद में आता है, पहले यही चलता है। समझ रहे हैं आप? इसको अपन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले यही आ रहा है। तो पहले इसका उद्देश्य ये क्या है, एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। और इसमें क्या है, यहां पर क्या था, जो मनुष्य था वो वस्त्र के लिए, भोजन के लिए, परिवहन के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, परिवहन के लिए, औजारों के लिए किस पर निर्भर था? पशुओं पर निर्भर था। औजारों के लिए पशुओं पर निर्भर है, ठीक है, यानी पशुओं पर ही निर्भर है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं कि पशुओं को कई प्रकार के जो पशु होते हैं, कोई क्षेत्रों के हिसाब से बात करेंगे हम, क्षेत्रों के हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका की बात करते हैं हम, जो भी बात की मैंने अफ्रीका की बात करी, अभी मैं क्षेत्र बताऊंगा। उष्ण कटिबंधीय, अगर कोई इन क्षेत्रों में रहता है, जैसे अफ्रीका में रहता है, तो वहां पर जो पशु पाले जाएंगे वो पशु होंगे गाय और बैल। लेकिन अगर आप सहारा, ये एशिया के मरुस्थल में है, सहारा के या फिर एशिया के मरुस्थल में है, आप एशिया के मरुस्थल में है, तो आप करेंगे जैसे ऊंट है, भेड़ है, बकरी है, ठीक है। अगर आप तिब्बत यानी एंडीज यानी तिब्बत के भाग में हैं, आप पहाड़ों पर हैं, तिब्बत पर हैं या ऊंचे एंडीज पर हैं या फिर हिमालय पर हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, तो वहां जो आपके लिए पशु होंगे वो होंगे याक और लामा, जो एक बैलनुमा पशु होते हैं। अगर आप साइबेरिया क्षेत्र में हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में हैं,
तो वहां पर पशु होंगे आपके रेंडियर। क्या होंगे? रेंडियर। ठीक है, तो यहां पर यह बताया गया कि पशुओं का चयन आपको भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसी भौगोलिक परिस्थिति होगी वैसे आपको पशु का चयन करना पड़ेगा। अब होता क्या है, जनसमूह निकलता है, जो लोग होते हैं समूह में रहते हैं, वो पशुओं को, जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में है तो गाय बैलों का झुंड जा रहा है, ऊंट का झुंड जा रहा है, भेड़ बकरियों का झुंड जा रहा है, वो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पानी और चारागाह, इनको चाहिए पानी और चारा। पानी और चारे की उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता जहां मिलेगा उसके आधार पर स्थानांतरण करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, स्थानांतरण करते हैं। प्राचीन व्यवस्था है, स्थानांतरण कर रहे हैं, झुंड का झुंड जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, किसने चारा चाहिए, इनको पानी चाहिए, और वहां से वहां पर जा रहा है। जगह जगह पर पशुओं को बेच भी दिया जाता है, वहां पर भी एक व्यापार का एक रूप है, उनको बेचकर भी आगे ये चलते रहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यहां पर एक जो मेन चीज समझनी होगी वो है कि पानी चारा की उपलब्धता के कारण वो स्थानांतरण करते हैं, लेकिन आपको मुख्य चीज समझनी होगी यहाँ पे कि जो स्थानांतरण होता है उसमें एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं ऋतु प्रवास। वो क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें आप समझ सकते हैं, यहां पर भी कम पूंजी चाहिए, ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए। आपकी तकनीक भी क्या है? कम है, तकनीक भी कम है। कोई आपको पशुओं का कोई स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान कम दिया जा रहा है, कोई वैज्ञानिक तकनीक लगाई जा रही है। एक सामान्य व्यवस्था है जिसमें पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा रहा है। अब यहां पर क्या होता है, एक आता है शब्द आएगा ऋतु प्रवास, बहुत ही अच्छा शब्द है ऋतु प्रवास, और वो चलवासी पशुचारण से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जिस पर बात करूं, अगर जैसे ये भारत के नक्शे की बात करें तो यहाँ पर जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, आपके यहाँ पर जो आपके हिमाचल का क्षेत्र है, यहाँ पर इस बेल्ट पे, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ जनजातियाँ होती हैं जिसका नाम है, जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, भूटिया है। भूटिया ये क्या करती है कि जब सर्दी आती है, तो सर्दी आती है इन क्षेत्र में क्या होती है, यहाँ हिमालय क्षेत्र बर्फ आ जाती है, तो ये पशुओं को लेकर मैदान में, यानी जो मैदानी क्षेत्र है, यूपी बिहार है, यहाँ पर राजस्थान में, यहाँ पर आ जाते हैं ये लोग, यानी ऋतु परिवर्तन करने पर, और यहाँ पर पशुओं को चरा लेते हैं। जब वापस गर्मी आती है तो ऊपर की बर्फ जो है मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और पुनः यहाँ पर घास उग जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, घास उग जाती है, और ये पुनः पशुओं को लेकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो आप इसको यूं समझ सकते हैं, रटना नहीं है, आप समझ सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, यानी सर्दियों के अंदर उच्च अक्षांश वाली पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ जमने के कारण लोग क्या करते हैं, जनजातियां मैदानी क्षेत्रों में आती है, और जब गर्मी आती है, जब वहां की बर्फ पिघल जाती है, तो पुनः कहां जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जाती है। तो ऋतुओं के कारण इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया, इसलिए इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। और प्रवास का मतलब आपको बता चुका हूं, प्रवास का मतलब होता है कि जब किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी भी कारण आप अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रवास। तो ये होगा आपका ऋतु प्रवास। समझ रहे हैं आप? ऐसा ही क्या होता है आपके साइबेरिया क्षेत्र में भी कर सकते हैं आप। साइबेरिया क्षेत्र में आप समझ सकते हैं इनको। साइबेरिया क्षेत्र में जैसे यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब बर्फ जमती है तो लोग ये मैदानों में, कजाकिस्तान में स्टेपिस के मैदानों में आते हैं पशुओं को लेके। आपके यहाँ पर स्टेपिस के जो मैदान है यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, और जब वापस गर्मी आती है, वो बर्फ पिघलती है, तो वापस वहाँ पर चल जाते हैं। तो ये एक तरीके से ऋतु प्रवास की एक प्रक्रिया है, आपको इसको इस तरीके से समझना है। ये क्या है, ऋतु प्रवास है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ऋतु प्रवास पढ़ लिया आपने। ऋतु प्रवास बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, इसको आपको देखना है कि ये आपके चलवासी पशुचारण में आएगा। प्रश्न आएगा कि ऋतु प्रवास क्या होता है, तो आप कहेंगे चलवासी पशुचारण के अंदर जब कुछ जनजातियां होती हैं वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर ऋतुओं के कारण, गर्मियों में और सर्दियों में जो प्रवास करती हैं वो ऋतु प्रवास कहलाता है। इन जनजातियों का आपको नाम याद रखना है। अच्छा, एक चीज और समझाना चाह रहा था मैं कि चलवासी पशुचारण भी, अब पहले इसका क्षेत्र देख लेते हैं। चलवासी पशुचारण का क्षेत्र देखिए आप। देखिए पहला जो क्षेत्र है, आप देखिए यहाँ पर मैं क्षेत्र लिखूंगा, क्षेत्र के साथ चलेंगे आप। चलवासी पशुचारण का क्षेत्र देखिए। पहला क्षेत्र जो है वो है आपके यहाँ पर देखेंगे कि अरब से, क्योंकि इसमें मैं बताया मैंने कि ऊंट लेके जा रहे हैं, तो अरब जो प्रायद्वीप है, यहाँ पर जो अरब है, सहारा का मरुस्थल है, यहाँ से लोग जाते हैं। यहाँ से जाते हैं सऊदी अरब यानी अरब में, ये सहारा का, ये अरब का। यहाँ से जाते हैं फिर थार के मरुस्थल में, यहाँ से चीन और मंगोलिया तक ये जाते हैं। तो ये बेल्ट है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि
आप जब ऊँट चरा रहे हैं, आप पशुओं को चरा रहे हैं, किसी वस्तु को चरा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सहारा से जाएंगे, सहारा से अरब के मरुस्थल में जाएंगे, अरब से थार के, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में है, अरब का सऊदी अरब में है, थार का मरुस्थल है, और फिर मंगोलिया और चीन में जाएंगे आप। एक बेल्ट हो गई। दूसरी आपकी है यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश। ये टुंड्रा प्रदेश है जहां पर अभी मैंने बताया याक है, लामा है या फिर रेंडियर है, आप इनको कर सकते हैं। तीसरा आपका नीचे वाले क्षेत्र में, जिसमें आप दक्षिण और पश्चिमी अफ्रीकी बेल्ट है, जो आपका कालाहारी मरुस्थल है, वहां पर आप आ सकते हैं। और आपका मेडागास्कर द्वीप, जो मेडागास्कर द्वीप यहां पर आ सकते हैं। तो पहला जो क्षेत्र है, आप क्षेत्र की बात करें, प्रथम क्षेत्र में मरुस्थल की बात कर रहा हूं, तो सहारा प्लस अरब प्लस थार, यहां से आप चीन और मंगोलिया, ये क्षेत्र है। समझ जाइए, यहां पर आप ऊंटों को लेके जाएंगे, भेड़ों को लेके जाएंगे, बकरियों को लेके जाएंगे, तो एक तरीके से ये मरुस्थल वाला पार्ट है। दूसरा आपने लिया यूरोप और एशिया का, या यूरेशिया कह सकते हैं, यूरोप प्लस एशिया का टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। तीसरा जो आप ले रहे हैं वो आप लेंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण ईरा, साउथ ईरा और अफ्रीका, और मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, यहां पर इनको आप लेंगे। तो ये बेल्ट है, आपको नक्शे में भी आ सकती है, वहां भी करना है और अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, मैं कह रहा था चलवासी पशुचारण चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है चलवासी पशुचारण में, कि एक झुंड का झुंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। क्या होता है, जब पशु जाते हैं तो अपनी खुर से वहां की मिट्टी को ढीला कर देते हैं, मर्दा पर्दन होता है, छोटे छोटे जो पौधे उगने वाले होते हैं उनकी जड़ों को नष्ट कर देते हैं। इस कारण सरकार ने, सरकार ने इसको प्रतिबंध लगा दिया गया। ये तो प्रतिबंध लगाया है कि आप चलवासी पशुचारण नहीं करेंगे, इसका समस्या ये। लेकिन अब चलवासी पशुचारण नहीं हो पा रहा है, उसकी प्रमुख समस्या क्या है। पहले क्या होता था कि देशों की सीमाएं नहीं थी, प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब राजनीतिक सीमाएं बनने के कारण, राजनीतिक सीमाएं बनने के कारण चलवासी जो स्थानांतरण है वो बंद हो गया है, वो बंद हो गया है। ये बहुत मोस्ट है, आप समझिए। अब भारत से पाकिस्तान में कोई जाएगा तो जा नहीं सकता। पहले जब सीमाएं नहीं थी तब जा रहे थे आराम से, लेकिन राजनीतिक सीमाओं के कारण देश छोटे हो गए, संकुचित हो गए, एरिया संकुचित हो गए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि चलवासी पशुचारण के लिए खाली एरिया चाहिए, खाली एरिया है ना, खुला एरिया। लेकिन अब जो खाली बस्तियां हैं, खाली जो स्थान है, या आप कह सकते हैं कि जो मानव बस्तियों का निर्माण हो गया है, मानव बस्तियों का निर्माण हो गया है। कहां पर, चारागाहों में, चारागाहों में मानव बस्तियों का निर्माण हो गया। तो ये दो कारणों से चलवासी पशुचारण अब धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे है। एक व्यवसाय का यानी उदरपूर्ति का एक अच्छा संसाधन नहीं है। अब ये नहीं है तो क्या होगा, एक अन्य संसाधन जन्म ले रहा है इसके साथ भी। देखिए, अगर आप चलवासी पशुचारण की बात करेंगे, ये आदिम व्यवस्था है, या आप एशिया के देशों में बात कर सकते हैं। लेकिन एक जो संसाधन, एक पशुपालन मैंने साथ बताया था आपको, वाणिज्य पशुपालन, वो लेके चलेंगे अब। ये जन्म लेता है, और ये लेता है यूरोप की कंट्रियों में। ये कहां पर लेता है, यूरोप की कंट्रियों में लेता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं, मैं इसको सेंटर पे लेना चाहता हूं, वाणिज्य पशु धन पालन। ये क्या है, एक तरीके से पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। नाम से पता है वाणिज्य, उधर तो जीवन निर्वाह था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार है। यहां पर पूंजी बहुत अधिक लगती है, पूंजी अधिक लगती है। साथ में तकनीक भी क्या होती है, तकनीक भी क्या होती है, अच्छी होती है, उच्च होती है। समझ रहे हैं आप, व्यापार है, पूंजी अधिक लगती है, तकनीक अधिक होती है, अधिक व्यवस्थित है। ठीक है, अब होता क्या है इसको समझिए आप। इसमें क्या होता है कि जो व्यापारी, जो अपने वाणिज्य पशुधन है, जो अपने घास के मैदान है, अब बात करेंगे आप, जैसे प्रेरी का मैदान है, स्टेपीज का मैदान है, वहां पर क्या करा जाता है कि वहां पर छोटे छोटे एक तरीके से क्या कर लेते हैं, बाड़े बना लिए जाते हैं, एक फार्म हिसाब से बना लिए जाते हैं, और वहां पर बाउंड्री लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, बाउंड्री, इस तरीके से। और यहां पर एक ही पशुओं को पाला जाता है, एक ही प्रकार के, जैसे गाय है या बैल है, जो भी मान लीजिए आप, या भेड़ है। ये पशु इसी खुले स्थान पर चराई करते रहते हैं। चराई के साथ में यहां पर उनके प्रजनन, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, उनके लिए मतलब साफ सफाई की बात करें अपन, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके लिए वैज्ञानिक, डॉक्टर्स है, ये टीम काम करती रहती है।
अब ये लोग यहाँ क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि चराते हैं, खुले स्थान पर चराते हैं, मतलब ये जो बंद स्थान है यहाँ पर चरा रहे हैं। लेकिन जब चराते रहते कुछ समय बाद में यहाँ की जब घास खत्म हो जाती है तब इनको क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, दूसरे बाड़े के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। पास में ही एक दूसरा खुला क्षेत्र होता है, वहाँ पर इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर इन्हीं पशुओं को, जैसे मान लीजिए भेड़ की बात करें या इनकी बात करें, इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, दूसरे स्थान पर इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। और शिफ्ट करने के बाद में ये यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक तो और कुछ दिनों बाद में वापस यहाँ पर घास उग जाती है, पुनः इधर कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि न तो प्रकृति का नुकसान होता है, न मिट्टी का अपरदन होता है, और आराम से इसको वैज्ञानिक विधि से कर दिया जाता है। जो ये बाड़े ये बनाए जाते हैं इनको हम कहते हैं रेंच। क्या कहते हैं? रेंच। रेंच आ जाए, रेंच क्या कहते हैं तो आप कहेंगे कि यूरोपियन कंट्री में ये कहाँ क्या आता है, ये आपके पश्चिमी यूरोपीय कंट्री, आप ध्यान रखेंगे पश्चिमी यूरोपीय जो देश है वहां पर क्या आता है। और आप उसमें बताएंगे कि पश्चिमी यूरोपीय देशों के अंदर जो बाड़े जो होते हैं, जो पशुओं के लिए जो एक बाड़ा बना दिया जाता है जिसके अंदर एक ही प्रकार के पशुओं को रखा जाता है, उनकी तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का ध्यान रखा जाता है, उन बाड़ों को हम क्या कहते हैं? रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंच कहते हैं। बाद में इन्हीं पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद होता है इसको व्यापार में बेच दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मांस है, दूध है, दही है, हाँ, इनको व्यापार कर मतलब बाजार में बेच दिया जाता है। अब ये किया कहाँ पर जाता है आप समझ रहे होंगे, ये किया जाएगा जो आप बात करें यहाँ पर अर्जेंटीना में, पंपास के मैदान में, आपकी उत्तरी पश्चिमी जो आपका जहाँ पर घास के मैदान मिलेंगे, तो ये आपके अर्जेंटीना में किया जाएगा, पंपास के मैदान में। पंपास आपके अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान में, आपके ऑस्ट्रेलिया में यहां पर डाउन्स है, डाउन्स जो आपका घास का मैदान है, आपके ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा डाउन्स, और यहां पर आपके न्यूजीलैंड में भी किया जाएगा जहां कैंटरबरी का मैदान है। यानी यहां पर ये किया जाएगा जहां पर खुले घास के मैदान है, यानी ठंडे घास के मैदान। अब ठंडे घास के मैदान में मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो कहां पर है। अगर हम बात करें तो कहां पर है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो पहला आता है प्रेरी। प्रेरी कहां पर? आपके यूएसए में। अगर हम बात करें स्टेपिस की, स्टेपिस कहां है? आपकी यूरेशिया में है। हम बात करें अगर पंपास की, पंपास कहां है? आपके अर्जेंटीना में है। हम बात करें वेल्स की, वेल्स कहां है? आपके साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और कैंटरबरी आपके न्यूजीलैंड में है। तो इन क्षेत्रों में आपसे पूछा जाए वाणिज्य पशुधन का क्षेत्र बताएं तो आप इनमें करेंगे। और ये देखिए आप, ये जो क्षेत्र है वो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ये भी याद कर लीजिए आप कि 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में। अगर उत्तर में बात करें तो प्रेरी आता है, यहाँ बात करें तो स्टेपीज आता है। यहाँ पर अगर 30 से 45 का स्थल है तो यहाँ पंपास आता है, साथ में वेल्स आता है, डाउन्स आता है और कैंटरबरी आता है। 30 से 45 डिग्री के जो उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य क्या आता है, और ये पशुपालन क्या आता है। अब यहाँ से पशुपालन से हम कृषि की ओर कैसे गए उसके बारे में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमने आपको पढ़ाया अभी आखेट भोजन संग्रहण पढ़ाया कि किस प्रकार मनुष्य आखेट भोजन संग्रहण का उधर पूर्ति कर रहा है, अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। जब यहाँ से उसको समस्या आती है तो पशुपालन की तरफ मुड़ता है, वहाँ वो चलवासी पशुचारण करता है और फिर वहाँ से भी वो वाणिज्य पशुधन पालन की ओर मुड़ता है। जो आपको एरिया बताया उसको मैप के हिसाब से भी और वैसे भी आपको याद करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा इसमें मैं अन्य जो आपकी प्राथमिक आर्थिक क्रिया बच रही है, अभी प्राथमिक क्रिया बच रही है आपकी कृषि जो सबसे मोस्ट है, उसके अंदर काफ़ी अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। ओके बेटा, थैंक्स।